जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल, जैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अभी हुई 49th मीटिंग, तो जीएसटी के बहुत सारे मिनी बजट आते हैं, तो बजट में जो प्रपोजल होते हैं वापस जीएसटी काउंसिल में जाते हैं, फिर नोटिफाई होते हैं। तो ये जो बजटरी प्रपोजल्स होते हैं मोस्टली होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम के होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक टेक अवेज की बात। मेरे एक्सपर्ट एक बार बोल रहे हैं, मेरे लिए बहुत सारे टेक अवेज हैं यहाँ पे, स्पेशली मेरी फोकस होता है वो टैक्सेशन पे होता है। तो बस 2-3 टेक अवेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, मुझे एक बड़ा स्टेट लगा इस बजट पे। दिस मैं प्रोबेबली शायद 25 में प्रोग्राम कर चुका हूँ बजट पे, इस वाले बजट पे। तो मुझे एक चीज लगी सर इस बजट में कि डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं की गई। हमेशा बजट में डिसइन्वेस्टमेंट की बात होती है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात होती है, तो इस बार नहीं की गई। शायद वो एलआईसी का फेलियर रहा या जो भी रीजन रहा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट सरकार बंद कर देगी, लेकिन आज बजट पे बात नहीं की गई। दूसरा, हम सबको पता है कि सेविंग पे सरकार का थोड़ा सा फोकस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है सरकार। तो सेविंग पे कम बात की गई, एक्सेप्ट 3 चीजों के बारे में बात की गई सेविंग में। वो एक तो महिलाओं के लिए स्कीम आई, महिला सम्मान बचत योजना, 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं 2025 तक, 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा और पार्शियली पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जो एक वेलकम स्टेप मुझे लगा वो लगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, जहाँ पे लिमिट को 15 लाख रुपए से बढ़ा के और 30 लाख रुपए कर दिया है। और सीनियर सिटीजन बहुत अच्छी स्कीम है। थोड़ी सी हमें बोली आपको ऑडिबल है इसमें। और तीसरा जो एमआईएस स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, वंडरफुल स्कीम है, उसको एनहांस करके 4.5 लाख से 9 लाख कर दिया, एंड फॉर जॉइंट इट इज 50 लाख। सो दीस आर सम की टेकअवेज, देयर आर लॉट ऑफ की टेकअवेज। So this is all from my part. Thank you. Yes, sir. What will your words be like? सफाई से shortest budget speech by any finance minister so far in the last 25 years. So you can always go through a download कर लीजिए, PDF file download हो जाएगी, ये पूछे हैं, and they are not well off to meet the amount of जो उनको देना पड़ता है जमानत के पैसे या and they are behind the past of several years without now any reason उनको जेल कह दिया, जब वो कह दिया कि आप इतना कॉस्ट दे दीजिए then you are free, but they are not able to make that, get that amount. वो उनके गवर्नमेंट ने कहा कि this time we will be giving this amount to such persons, they will identify. बस देख के मुझे लगा कि somehow कि ह्यूमैनिटेरियन चीज आनी चाहिए, मानवीय संवेदनाएं आनी चाहिए, वो बहुत अच्छी लगी। उसको पढ़ के मुझे लगा कि वाकई में किसी माँ ने बजट बनाया अपने बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छा लगा। बाकी तो we will discussing so many things. आपको पता होना चाहिए हम आल्सो कंसर्न विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और जैसे बताया फर्स्ट पार्ट में ये बताया, सेकंड में ये फाइनेंस बिल आता है, उसके पहले प्रेसिडेंट की स्पीच आती है। तो प्रेसिडेंट की स्पीच जो दोनों बजट की सेशन के स्टार्ट में, तो उसको शी आल्सो गिव्स द रोड मैप, और उन्होंने रोड मैप उसका दिया 2070 तक का। Now you see the vision of our government, present government. I am not naming any particular person or prime minister or finance. No. This is the vision of the government which is looking far beyond we can see or we can live in, or even anybody of the cabinet can live. 2070 जैसे कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनाना है. We have to produce, because India is a country. हम लोग देवभूमि कहते हैं, देवताओं की भूमि कहते हैं, लेकिन कभी आप देखिए इसको, ऐसी क्या चीज है जो इसमें नहीं है? कौन सा ऐसा मौसम है जो नहीं है? कौन सी ऐसी जलवायु है जो यहाँ पे नहीं है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जो नहीं है? अभी तक हम लोग लिथियम का शॉर्टेज कहते हैं, अब वो भी मिल गया है, and now we are the second largest after China. So we are lacking nowhere. बस किसी चीज रहता है, चीजों को we can promote. और आप देखेंगे इस पे from since last year, 2019 के आप ऑनवर्ड्स देख लें,
तो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ दिया गया। अब ये लोग जैसे कहते हैं लोक लुभावन बजट होना चाहिए। दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग इट कि लोगों को इस तरीके की छोटी-छोटी चीजें देख जाएंगे, ये सस्ता कर दिया, वो सस्ता कर दिया, बट करने के it was such a short, crisp and to the point budget speech और उन चीजों में just infrastructure develop करना, बाकी तो now the people have started to go for the marathon। तो इन सब चीजों को देख के लगता है गवर्नमेंट इज रियली थिंकिंग ऑन द वेरी राइट लाइंस, वेरी करेक्ट लाइंस, जहां तक हमको देश को आगे लेके जाना है। हमें किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ नहीं चिपके रहना, पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं सोचते। दे आर थिंकिंग ऑफ द कंट्री एंड वी हैव टू मूव अकॉर्डिंगली। आई थिंक वी कैन डिस्कस द टैक्सेशन लेटर ऑन। यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सर। सर पीयूष सर, आपका क्या विचार होगा बजट को लेकर? देखिए, बजट जो है वो सिर्फ नेक्स्ट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर का ही एक लेखा जोखा नहीं है। बजट जो है वो एक डायरेक्शन भी देता है देश को कि आगे जाके देश में फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ किस तरह होनी है, किन किन क्षेत्रों में होनी है और किस प्रकार होनी है। एक ज़माना था जब हम लोग बजट और 5 ईयर प्लान इन्हीं में अटके हुए थे। 5 साल के बियॉन्ड को हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। अब हम बात करते हैं कि 2047 में इंडिया कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 2030 में कैसा होगा, 2047 में कैसा होगा, एंड लास्ट 2070 तक हम कैसा देखना चाहते हैं। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रयास करें, ग्रीनर डेवलपमेंट के लिए प्रयास करें, वो सारी चीज़ें इस बजट में देखने को मिलती हैं। और रीचिंग द लास्ट पर्सन, तो हमारे जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन तक हम कैसे बेनिफिट्स को पहुंचाएं, उनकी बात बजट में देखने को मिली। वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत मेजर पोर्शन लेकर आया बजट में, तो ये सारी चीजें इस बजट की बहुत खास है। तो फर्स्ट राउंड के वार्म अप में जो हम लोग टेक अवे कर सकते हैं कि एक तो ये कि मानवीय संवेदनाओं को छुआ, 70 साल तक आगे आने वाले 50 साल की बात करता है, जो इधर 5 साल तक की बात या 1 साल या 5 ईयर प्लान के थ्रू ही हम सोच पाते थे, अब ये 50 साल का बजट। और कैसे बजट एग्जिस्टेंस में आता है प्रेसिडेंट से लेकर फाइनेंशियल बिल के पास होने तक, ये फर्स्ट राउंड में हम लोग को थोड़ा सा जानने होगा। यस सुचिता मैम, आपके पास कुछ प्रश्न विशेष? सर, ये मुझे जानना था कि क्यों इतना नई टैक्स रेजिम में क्यों इतना पुश कर रही है गवर्नमेंट? व्हाई इज दैट सो? Why push towards the new tax regime so much? Where it is being made as default tax regime by the government. Why? Govind sir, आप बताइए। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, 2020 से पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल को टैक्स देने का एक ही स्लैब होता था, एक ही तरीका होता था, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम। सो कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा कि टैक्स बचाना, तो सरकार बोली कि सेविंग आप करो, लेकिन इसलिए मत करो कि टैक्स बचाना है, सेविंग इसलिए करो क्योंकि आपके पास सरप्लस बनी है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, हम बाइक चलाते हैं, हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि चालान ना हो जाए, हम हेलमेट इसलिए नहीं लगाते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए, तो हम सेविंग इसलिए कर रहे थे कि एटीसी में बेनिफिट मिलेगा, इस सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा। सरकार बोली कि सेविंग आप करो लेकिन सरप्लस मनी के लिए करो, वो आप टैक्स बचाने के लिए मत करो। तो जैसा मैंने बोला कि नई टैक्स रिजीम में मैंने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स बनाई है कि नई टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में किस इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने बताया कि इतने बनाया है कि इससे ऊपर न्यू में फायदा होगा, इससे ऊपर इससे नीचे में ओल्ड में फायदा होगा। मेरे खुद का मानना है कि इस बार अब जब रिटर्न फाइल करेंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर, तो मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, कुछ अट्रैक्टिव बनाया गया उसको। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या उसमें अट्रैक्शन दिए गए हैं। सो ये सिंपल सा आंसर था मेरा आपका जो क्वेश्चन था। सर, पर ऐसा नहीं लगता कि जो नीति टैक्स पेयर, नॉर्मल टैक्स पेयर था, वो डिप्राइव हो जाएगा अपनी सेविंग से, इससे मेबी उसकी कहानी से सेविंग होगी। नहीं, I'm agreeing to you. In fact, पहले जो ये 2020 में इंट्रोड्यूस हुई स्कीम, एक दिन बता रहे नॉट इट इज अ डिफॉल्ट स्कीम, बट पहले आपको न्यू स्कीम के लिए ऑप्ट करना पड़ता था, अदरवाइज यू वर गोइंग इन योर ओल्ड स्कीम। अब ये कर दिया बाय डिफॉल्ट, इफ यू डोंट ऑप्ट फॉर द ओल्ड स्कीम यू आर गोइंग टू द न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम ये होता था जस्ट टू सेव द टैक्सेस, पेमेंट ऑफ
taxes, you are forced to make some savings. और उसके कई ऑप्शन थे, LIC में कुछ कर देते थे, कुछ तो PM प्रोविडेंट फंड में कर देते थे, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट से भी कट जाता था जिस पे वो जॉब करते थे, PPF वगैरह कटता है। मुझे लगता है वो एक तरीका था लोगों में बचत की भावना को पैदा करने का, बट धीरे धीरे अपनी सोसाइटी लाइक वेस्टर्न कल्चर जो आता गया है, थोड़े से ब्रांडेड होते चले जा रहे हैं, कंज्यूमर वाली सोसाइटी हो गई, प्रोडक्शन वाली सोसाइटी ज़्यादा हो गई है, सड़कें हो या ना हो, कारें ज़्यादा हो गई हैं, और ब्रांड्स की हम लोग पहले होता था कि जाते थे 200 रुपये का कपड़ा लिया, 150 रुपये दर्जी को दिए, 500 रुपये की बढ़िया सी पैंट पहन ली। अब जब तक 1,500 की कोई ब्रांड न लगा हो तो बाजार के अंदर इसलिए भी एक इनफ मनी टू पे, लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, MNCs आ रही है, तो वो सब कर रहे हैं। ओल्ड रिजीम में अभी भी कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनसे हम लोग को अलग कर दिया जाएगा अगर हम लोग नई स्कीम में जबरदस्ती धकेला जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट ओनली कि हम सेविंग के साथ कर लें। एक तो ये चीज और क्लियर कर रहे हैं कि नई स्कीम में टैक्स के स्लैब्स चेंज हुए हैं, पुरानी स्कीम में उन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया, ना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को टच किया है, ना उन्होंने स्लैब रेट्स को टच किया। दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज इट वाज अर्लियर। उसमें हम लोगों ना केवल 1.5 लाख का जो एग्जम्पशन मिलता था ETC का, अब कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता था, अगर दोनों का लगा लें तो 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन सेक्शन 10 में था, प्लस 1.5 लाख आपका सेविंग का हो गया, 50,000 आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन का हो गया, तो 7 लाख तो वहाँ भी हम लोग पहुँचेंगे। वी कैन स्टिल, बट इफ वी फर्दर मेक सम इन्वेस्टमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, we make further claim deduction for 80 जैसे किसी घर में हैंडीकैप है या कोई बीमार है, इस तरह की चीजें, जैसे कुछ राइटर्स हैं, आपने कुछ लिखी उससे आपको कुछ मिलता होगा, दैट इनकम इज आल्सो एग्जेम्प्ट। अगर आप नई स्कीम में चले जाए आपका नुकसान नहीं होगा। तो वो चीजें हैं, बट द गवर्नमेंट वांट्स टू मेक द थिंग्स सिंपल नाउ। वो चाहते चीजों को ज्यादा से ज्यादा सिंपल दे, आपको ये ना कहे कि आप ये करो तब आपको ये मिलेगा, ये करो तो ये आपको मिलेगा। अब आप इतना हम आपको छोड़ के दे रहे हैं, और मुझे लगता है शायद 1 या 2 साल शायद और बोर्ड स्कीम चले उस, क्योंकि पहले ये था कि बाय डिफॉल्ट बोर्ड स्कीम थी, ये ऑप्शनल थी, अब उन्होंने रिवर्स कर दिया है। एंड आई हैव एवरी रीजन टू बिलीव आफ्टर इलेक्शन 2024-25 का जो बजट आएगा उसमें इसको ही रहने दिया जाएगा, ओल्ड स्कीम से हटा दिया जाएगा, मे भी थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर दें। तो दे जस्ट वांट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। उसके और भी रीजंस है। देखिए पिछले साल लास्ट ईयर जो टोटल रिटर्न्स फाइल हुई है दैट इज 6.5 करोड़, आपने 6.67 बताया, अराउंड 6.5 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुई है, और उन सब की प्रोसेसिंग कंप्यूटर पे हुई है। एक दिन में मैक्सिमम रिटर्न्स जो हम लोग का वहां पे सुपर कंप्यूटर है, तो वन डे मैक्सिमम रिटर्न्स रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड वर 75 lakhs। अब आप पर सेकंड काउंट कर लीजिए कि कितनी रिटर्न्स आई और उनको कैसे किया गया। एंड आउट ऑफ those 6.5 crore returns, 45% returns were processed within 24 hours। देखा तो मेरी डॉटर का था रिटर्न, इधर मैंने फाइल किया, within 1 hour I got the SMS कि आपकी प्रोसेस हो गई। तो आई सिटिंग गौरव उसके ऑफिस पे जब तक मैं अपनी रिटर्न फाइल करता by the time the return was processed and I received the SMS, it is already processed। तो 45% returns were processed within 24 hours and remaining returns जो maximum time लगा है that on an average 16 days होगी, और उसके बाद if there is some amount of refund to be given back, अगर आपने refund claim किया है, ये it could have come within a week or maximum 15 days, 15 दिन से ज्यादा। If you remember the old times, जब आप रिटर्न फाइल करके आ जाते थे, उसके बाद it was manually क्यूज में लगते थे, और 30 लास्ट के 3 डेज में हम लोग जब मेला लगता था, we used to make different counters और नीचे पूरा दालान में टेंट लगता था, खाने पीने का इंतजाम होता था, वो सब चीजें now it is gone, खत्म हो गया सब। और उसके बाद फिर रिटर्न आपको रिफंड के लिए you have to approach so many people। कोशिश करते थे कोई इनकम टैक्स वाले के साथ दोस्ती हो जाए, कोई मुलाकातियां मिल जाए, किसी चपरासी के थ्रू कहलवा दे या किसी नोटिस सर्वर के थ्रू कहलवा दे भैया हमारा रिफंड अमाउंट है, क्योंकि इट वाज ऑन द कहना चाहिए स्वीट विल ऑफ द ऑफिसर ऑफ द स्टाफ
कि कौन से रिटर्न को निकाल के उसको प्रोसेस करके उसका रिफंड दे दे, जल्दी दे दे, देर में दे दे, ये मैनुअली चीजें होती हैं। अपने आप झटके से होती जा रही है, थिंग्स हैव बीन सो सिंप्लीफाइड। तो जब हमारी प्रोसेसिंग इतनी सिंप्लीफाइड हो गई है, वो चाहते आपके द्वारा रिटर्न की नॉट ओनली फाइलिंग बट आल्सो कैलकुलेशन ऑफ योर इनकम शुड बी सिंप्लीफाइड। क्योंकि अब उन्होंने कहते हैं 24/7 आपको रिटर्न फाइल कर सकते हैं और एट एनी पॉइंट। पहले आपको आना पड़ता था ऑफिस, नाउ इवन सिटिंग एट योर, सपोज आप यूरोप टूर पे हैं, आप लास्ट डेट आके वहां बैठ के आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। लेकिन अगर आपने ये क्लियर किया कि नहीं किया, इस पे एग्जाम्पल लिया कि नहीं किया, इसका करते रहे तो रह जाएगा। तो उनका सीधे 7 लाख लोग 7.5 लाख लोग इसके ऊपर लिखता है, उसके ऊपर टैक्स दो, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। इफ यू वांट टू सेव, सेव इट, इफ यू डोंट वांट टू सेव, डोंट सेव इट। बट फॉर ऑल दोस डिडक्शंस जो मैंने एमटीयू और वो सब के बताए हैं, for them they have to make further increase of at least 1,50,000। मेरा ये एस्टिमेट चलता है। टोटल 70 ऐसे डिडक्शन है कि अगर हम नई स्कीम में जाते हैं तो हम वी कैन नॉट क्लेम 70। तो मेरे को 70 और तो याद है सारे, तो हम सारे बात देख रहे हैं। इस बजट में एक अच्छी चीज ये की गई, तो शॉर्ट में आपको बताते हैं कि पहले सैलरी क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था न्यू टैक्स रेजिम में। नेक्स्ट ईयर से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 16(1)(a) का। लाइकवाइज जो पेंशनर है उनको 57 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, आपको 15,000 रुपए, तो नई टैक्स रेजिम मिलेगा। तो जैसा सर ने बोला कि 70 डिडक्शन हमको फॉरगो करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, देन ओनली हम न्यू टैक्स रेजिम में हमको कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब जो स्लैब चेंज कर दिए उससे काफी फर्क पड़ेगा, 3-3 लाख के ब्रैकेट बना दिए, तो अब फायदा होगा नई टैक्स रेजिम में। एक और बहुत छोटी सी चीज बता दें, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग के लिए खराब खबर है कि अगर न्यू टैक्स रेजिम आएगी तो कैलकुलेशन विल बी वेरी सिंपल। जो पोर्टल पे आपका कैलकुलेटर होगा, सिंपली आपको अपनी इनकम डालनी होगी, देन एंड देयर आपके टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। यू हैव टू सिंप्लीफाई द रिटर्न। इन दैट केस यू नीड नॉट टू कंसल्ट मतलब किसी कंसल्टेंट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीजें सिंपल की जा रही है, सिंप्लीफाई की जा रही है। Just to add to it, it is very English better new way. In fact, जब हमारी इनकम रिड्यूस होती ड्यू टू सम डिडक्शन, ये ऊपर से नीचे आती है। जैसे आप किसी बाल्टी में छेद कर दे तो पानी का ऊपर का लेवल कम होता है, जो सबसे चौड़ा होता है। तो इफ सपोज, अब आपने एक दो डिडक्शंस की बात बताई, इफ यू